एफआईज बोले तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ठीक है। जैसे कि आपके हो गए कौन है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, किसको बोलते हैं हम लोग, बैंक्स हो गए, और एनबीएफसी दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये क्या होती है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू नो दिस टर्म कि बैंक्स के अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं जो फाइनेंस, नाम से क्लियर है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है, फाइनेंस मुहैया कराती है आपको बेसिकली, ठीक है, बैंक्स और एनबीएफसी, ठीक है। अब होता क्या सर, अब ये पब्लिक है, सही बैंक्स लिखा होगा। हाँ बैंक्स और एनबीएफसी, बैंक्स, बैंक तो पता ना, बैंक नाम की चीज होती है। अब जनता के पास क्या है, जनता के पास कैपिटल है, पूंजी है, ठीक है। अब जनता क्या करती है, ये पूंजी कहाँ डाल देती है, बैंक में डाल देती है, ठीक है, और बैंक इसको बदले में क्या देता है, ब्याज देता है ना, ये लोग ब्याज खाते हैं आराम से बैठ के, ठीक है। और ये बैंक फिर फर्दर क्या करता है आगे, ये ब्याज, ये पैसे किसको देता है एज अ लोन, किसको देगा, बिजनेसमैन को, और बिजनेसमैन फर्दर इसको क्या देगा उसमें इंटरेस्ट। इस तरह से बिजनेस चलता है। अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी सिर्फ हल्का सा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग इकोनॉमी का, इकोनॉमिक्स का, ठीक है। कैपिटल इसने दी तो बदले में इसको इंटरेस्ट आया, ठीक है। पब्लिक के पास और क्या चीज है देने को, पब्लिक काम कर सकती है, इसके पास बिजनेसमैन के पास काम करेगी एज अ लेबर, तो बिजनेसमैन इसको क्या देगा बदले में, वेजेस देगा, यानी सैलरी देगा, तनख्वाह देगा, ओके। और पब्लिक के पास क्या है, तीसरी और चीज लैंड है सर, लैंड, ठीक है। लैंड किसको देगा, बिजनेसमैन को देगा कि भाई तू यहाँ आके मेरे काम खोल ले, कोई प्रोजेक्ट लगा ले, तो ये लैंड किसको देगा, बिजनेसमैन को, और बिजनेसमैन बदले में इसको क्या देगा, रेंट देगा, ठीक है। तो इस तरह से पैसे आते हैं, इस तरह से कैपिटल बनती है, और इस तरह से कैपिटल सर्कुलेट होती है। इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, की मनी ऐसे सर्कुलेट हो रही है। ये समझ में है, तीन इंपॉर्टेंट समझ में है, पब्लिक, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, बैंक्स एंड एनबीएफसीज, द थर्ड वन इज बिजनेसमैन, ठीक है। तो इस तरह से मनी सर्कुलेट होती है। तो अभी आगे चलेंगे, ओके। तो इस तरह से मनी सर्कुलेट होती है, ठीक है। तो एक होता है सर आरबीआई। आरबीआई क्या होता है, आरबीआई पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। काम क्या होता है इसका, सभी बैंकों का जो पापा होता है ना, उसको आरबीआई बोलते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या बेसिकली, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। ये जो मनी घूम रही है ना, ये जो मनी सर्कुलेट हो रही है, इसको कंट्रोल करना आरबीआई का काम होता है, ठीक है। अब कंट्रोल कैसे करता है, उसकी अलग अलग पॉलिसीज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ये अभी आपको डायग्रामेटिकली दिखा देते हैं स्लाइड में, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये है पिलर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो हम लोग क्लास में करेंगे, बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला हम करेंगे बैंकिंग फाइनेंस वाला, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी आ जाती है, बैंकिंग सेक्टर, कैपिटल मार्केट, ठीक है। दूसरा है सर फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन देखती है, आरबीआई देखती है, ठीक है, ध्यान रखिए। और जो फिस्कल पॉलिसी है ये कौन देखती है, गवर्नमेंट, ठीक है ना। बजट, टैक्सेस कौन लगाती है, गवर्नमेंट लगाती है। सब्सिडी कौन देती है, गवर्नमेंट लगाती है। फिस्कल डेफिसिट कौन देखता है, गवर्नमेंट देखता है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है और रिसिप्ट जो होती है कम हो जाती है, यानी टैक्स कलेक्शन कम हो रही है और खर्चा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। उसको फिस्कल डेफिसिट एक्सप्लेन करेंगे बाद में, फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझिए।
फिर हम लोग इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज इफेक्टिंग, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जीडीपी, इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एमएसएमईज, इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर। आपको पता है प्राइमरी सेक्टर में आता है, इंडस्ट्रीज आपकी सेकेंडरी में आती हैं, और ये टर्शरी सेक्टर में। आपसे पूछ सकता है कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है अभी? सर्विसेज सेक्टर, ठीक है। सर्विसेज सेक्टर में क्या होती है? सर्विसेज होती हैं। अब मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ये क्या है? सर्विस है। डॉक्टर सर्विस है, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, एनर्जी के बारे में, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, और रूरल और अर्बन एरिया में क्या डेवलपमेंट हो रही है, ओके। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा टॉपिक। इसमें स्किल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, पॉवर्टी लाइन पढ़ेंगे, और वीकर सेक्शन के लिए क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, ओके। तो ये आपको पिलर्स दिमाग में छपे होने चाहिए, ठीक है। इकोनॉमी कौन से मेंस में कौन से पेपर के अंदर आती है? जीएस पेपर 3 में, हाँ, एक ये जरूर दिमाग में छपा होना चाहिए, जीएस पेपर 3 में आती है, ठीक है। तो ये सारे हम एक एक करके पिलर्स करेंगे। हाँ, मर्जी आपकी, लो कर लो, अगर दिल करता है तो, उंगलियां साथ दे रही हैं तो कर लो, है ना, सभी की देगी। वो देखो समझदार इंसान बोला, ग्रुप में पीडीएफ डाल, वो पीडीएफ ना ऐसी रह जाती है फोन में, वो कोई नहीं देख रहा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1985, उसके आगे एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IMF। ओके, ये क्या A4 साइज की शीट पे नोट किया करो मेरे हिसाब से, उस पे नोट करके एक ऐसा लगा ले लो, एक ना इस तरह से, ऐसा जैसे सपोज इकोनॉमिक्स का, तो इसमें एक में क्लास नोट्स लिख दिए इकोनॉमिक्स के, और एक में मतलब कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर इकोनॉमिक्स की, इस तरह से। ये नोटबुक में बड़ी खिचड़ी फैला देते हो बच्चे, मैंने देखा है कि इकोनॉमिक्स BC में चल रही है, CSET BC में चल रही है, 4 पेज बार अकबर बाबर BC में चल रहा है, और जब एग्जाम आया वो यार अकबर कहाँ लिखा था, तो 4 पेज करे, अरे यार GDP BC में है, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे मार क्यों खाते हैं? क्योंकि उनके नोट्स सिंक्रोनाइज नहीं होते, ठीक है। नोट्स यहाँ रफ, फिर घर जाके और सुंदर राइटिंग घर जाके फिर नहीं, चलो अच्छी बात है, रिवाइज भी हो जाएगा, लेकिन लिख लेना कहीं ये रफ में ना रह जाए। हाँ एक सेकंड, नोट्स मेरे को देखो, मैं तो इंग्लिश मीडियम में ही ऐसे ही पढ़ा सकता हूँ, मैं हिंदी में नहीं करा सकता, क्योंकि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की है। बट मैं आपको एक्सप्लेन हिंदी में कर दूँगा, ये मैं कह सकता हूँ। तो क्योंकि कुछ इस तरह की टर्म्स है जैसे प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, है ना, बाकी बच्चों के ऊपर से निकल जाएंगी। इवन कि मुझे भी बड़ी मुश्किल, ये तो मेरे को पता थी तो इसलिए मैंने आपको बता दी, प्राइवेटाइजेशन को निजीकरण बोलते हैं, ठीक है। ट्रेन को लोहपथ गामिनी बोलते हैं। तो इतनी ज़्यादा हिंदी कराऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो बट आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी, डोंट वरी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि आपको रॉकेट साइंस चल रही है कि समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। जल्दी नोट करें यार, फटाफट। हो गया, चलो सर आगे, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड कर लो। तो हम लोग शुरू करेंगे बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस से, ठीक है, फर्स्ट पिलर से, जिसमें हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे। उसमें RBI के क्या फंक्शंस होते हैं,
बैंकिंग सेक्टर इवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन, एनबीएफसी, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सारा सिलेबस है बेसिकली, ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। आगे ये पीडीएफ में कर लेना, आगे चलो सर। जो चीज़ नहीं, इकोनॉमी मैंने तुम्हारे को बता दी, a branch of knowledge that is concerned with production, consumption and transfer of wealth, ठीक है। फर्स्ट मैंने आपको बताया बार्टर सिस्टम, इधर टमाटर है उधर गेहूं है, उसको टमाटर चाहिए इसको गेहूं चाहिए, तो आपस में गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। कि मतलब चांस की बात है कि उसको भी वही चीज़ चाहिए और आपको जो उसके पास है वो चीज़ चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सर। उसके बाद मनी का बर्थ कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुई मनी। सबसे पहले मैंने आपको बताया टेराकोटा कॉइन्स जैसे कि हैं, उसके बाद आए मेटल कॉइन्स, देन पेपर करेंसी आई, देन क्रेडिट कार्ड्स एंड देन बिटकॉइंस, ये आप लिख चुके हो। नेक्स्ट सर, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, ये हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है। ये लैंड और लेबर इसको देंगे तो बदले में लैंड के बदले ये रेंट देगा और लेबर को वेजेस देगा। देख सकते हो बिजनेस फर्म अंबानी से, ठीक है। और कैपिटल ये हाउस होल्ड इनको देंगे बैंक्स और एनबीएफसीज को, और बदले में ये क्या देगी इसको? इंटरेस्ट देगी, ठीक है। और ये बैंक्स और एनबीएफसीज क्या है? एफआई बोले तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी, ठीक है। और फर्दर ये लोन देगी बिजनेसमैन को और बिजनेसमैन फर्दर इंटरेस्ट पे करेगा। तो इस तरह से मनी जो है वो हमारी सर्कुलेट करेगी, ठीक है। ये समझ आया ना कैसे सर्कुलेट कर रही है मनी, मुद्रा कैसे चल रही है अर्थव्यवस्था में। आगे चलते हैं सर। ये भी मैं बता ही चुका हूँ। आगे सर, आगे जी किसी ने कुछ पूछा था सर। एलआईसी अगर था सर, वो था क्या? एनबीएफसी का एग्जांपल, एलआईसी, मुथूट फाइनेंस, गोल्ड लोन। अक्षय कुमार की ऐड आती है, घर में जब पड़ा है सोना तो काहे का रोना, देखिए ऐड सारी याद है। आगे सर, नेक्स्ट, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, नहीं इससे पहले वाली, इससे पहले हाँ बस। नाउ द पॉइंट इज कि हाउ सप्लाई डिमांड अफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम, कि ये मार्केट में महंगाई आती कैसे है, मार्केट में महंगाई कैसे आती है, कोई बताएगा? आराम से, थामा। हाँ सर बताइए, बाजी बताइए। एक चीज की प्रोडक्शन कम होने के कारण इसकी डिमांड। अच्छा देखो मैं बताता हूँ, डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो महंगाई। बिल्कुल मैम ने बिल्कुल सही बताया। दो कारण हो सकते हैं महंगाई बढ़ने के। सिकंदर जी, सप्लाई कम होगी। ये भाई साहब ये जो प्याज बन रहे थे ना, ये जो प्याज खेतों में उगते थे, ये उगने बंद हो गया किसी कारण से, ठीक है। तो सप्लाई कम होगी, ठीक है। इस तरह से महंगाई बढ़ जाएगी कि अभी यार पीछे, और जिस चीज़ की सप्लाई कम होगी ना वो महंगी होगी। हीरा डायमंड कितना महंगा होता है, क्यों महंगा होता है? क्योंकि उसकी सप्लाई कम है ना, खदानें उसकी कम है, समझ रहे हो। अब दूसरी चीज़ आती है डिमांड, किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो महंगाई बढ़ जाएगी। आप यहाँ से निकले, आपको चर्च के बाहर एक मिल गया कल्लू राम छोले भटूरे वाला, ठीक है। छोले भटूरे दे रहा है वो, हरी चटनी डाल के, प्याज व्याज डाल के, और 4 भटूरे दे रहा है वो 20 रुपये में। तो देवियों के मुंह में तो वैसे ही बड़ा पानी आ जाएगा कि भाई साहब क्यों ना छोले भटूरे रगड़े जाएँ। तो गई तो साथ में अपनी 3-4 सरला बबीता गीता सभी को बता दिया कि देवियों ऐसा है 20 रुपये में भरपेट छोले भटूरे, ठीक है। वो 2 भटूरे खाएंगे और 2 पैक भी कराएंगे, तो डिमांड बढ़ेगी। आपने सरला गीता बबीता को बताया, तो सरला गीता बबीता ने आगे अपनी सहेलियों को बताया, तो इस तरह करके डिमांड बढ़ेगी। तो कल्लू राम के मन में लालच आ गया। कल्लू राम ने कहा आती तो है ही है, लालच तो मैंने डाल ही दी है, मुँह में भटूरे का स्वाद तो चला ही गया, तो क्यों ना अब रेट को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि सरला गीता बबीता तो आएंगी, समझे। और दूसरा कारण है सप्लाई कम होगी। कल्लू राम को पीछे से छोले नहीं मिल रहे, मैदा खत्म हो गया, भाई सब कारीगर नहीं मिल रहे, लेबर नहीं मिल रही जो तलेगी भटूरे। तो उसने कहा कि एक काम करता हूँ, अभी रेट बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो 2 कारण है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। और किस कारण से, तो
मतलब कि इसकी जो डिमांड है, सॉरी इन्फ्लेशन है, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, महंगाई को इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। और किस तरह से महंगाई ये सप्लाई और डिमांड का इक्विलिब्रियम इफेक्ट हो सकता है, कोई बताएगा? अब कई लोग कहते हैं कि जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी को हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाल देने चाहिए, यही बात हुई थी, 15-15 लाख रुपए डाल देने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड करें। तो जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा, हाँ देवी जी बोलिए प्लीज। तो जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो सर वो मार्केट की तरफ ही भागेंगे। बिल्कुल सही बात। तो जब सबके पास ज़्यादा पैसा होगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी, और जिससे जो हमारा सप्लाई डिमांड का इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। सपोज करो जैसे कि मालामाल योजना चलाई नरेंद्र मोदी जी ने, एक काम करते सारों के घर में 15-15 लाख रुपए का सूटकेस रखाते हैं गरीबों के, सारों के मुंह में पानी आ गया। सारी देवियों ने भाई साहब मैं तो जाके नासिर हुसैन के पास आज जोड़ा करली करवा के आऊंगी, ठीक है, या बाल रंगवा के आऊंगी, या पार्लर पे जाऊंगी, कुछ भी। लड़कों ने कहा कि मैं तो थार लूंगा या बुलेट लूंगा, सारे के सारे चले गए, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि महंगाई बढ़ेगी, ठीक है ना। जैसे कि लिखा हुआ है, सपोज इफ पीएम लॉन्च अ मालामाल योजना, अंडर दिस ही गेव 15 लाख टू एवरी गरीब, ठीक है। गरीब अमीर हो गया, गरीब इज इक्वल टू अमीर, इट मींस मोर मनी, ज्यादा पैसा आ गया, इट मींस मोर डिमांड। तो ऑनियन का जो प्राइस है, हमने ऑनियन का एग्जांपल किया था ना, तो ऑनियन का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। सभी ने कहा भाई साहब सलाद में भी प्याज, पुलाव में भी प्याज, प्याज ही प्याज, है ना। तो इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो इक्विलिब्रियम जो था, सप्लाई और डिमांड का इक्विलिब्रियम था, वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज टू मेंटेन दैट इक्विलिब्रियम अगेन और टू कॉम्बैट दैट इन्फ्लेशन, यानी कि उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। और अच्छा हाँ श्योर वो मेरे ठीक से। तो इन्फ्लेशन को कम कैसे किया जाए, यानी महंगाई को कम कैसे किया जाए। आरबीआई का काम होता है कि मनी सप्लाई को कम कर सकता है। ये जो मार्केट में मोदी जी ने मनी सप्लाई करवाई ना, ये तो वैसे हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया। सपोज करो मनी सप्लाई बढ़ेगी कैसे, बैंक सपोज करो खुले लोन दे रहा है दबा के, ठीक है, तो उससे मनी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। तो आरबीआई का काम क्या है, उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ठीक है, तभी मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है आरबीआई क्या करेगा, डिक्रीज द मनी सप्लाई टू कॉम्बैट द इन्फ्लेशन, यानी मनी सप्लाई को कम कर देगा ताकि महंगाई से निजात पाया जाए। और गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑनियन की सप्लाई को बढ़ा देगी, क्योंकि सप्लाई कम हुई है उस वजह से ऑनियन के दाम बढ़े हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑनियन की सप्लाई बढ़ा देगी, सस्ते रेट पे किसानों से ले लेगी और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करा देगी, जिससे जो ऑनियन के जो प्याज के जो दाम है वो घट जाएंगे, ठीक है। तो आरबीआई की जो पॉलिसी होती है जिसमें वो मनी सप्लाई को डिक्रीज करती है, उस पॉलिसी को बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी और टाइट मनी पॉलिसी। डियर हम किसी को हम डियर क्यों बोलते हैं, ये बंदा कीमती है, इसको हम खोना नहीं चाहते, डियर है ये, ठीक है। तो जब कीमती क्या चीज होगी, जब कोई चीज महंगी होगी, है ना, यानी जब महंगाई आ गई तो डियर मनी पॉलिसी और टाइट मनी पॉलिसी। पीछे वाले सुन रहे होंगे आंसर, आधे बीच में से आगे चलिए, इधर नहीं ध्यान देना, तुमने कान में रुइयां डाल लेनी है, नहीं है तो अपने दुपट्टे शर्ट कान में डाल लो थोड़े थोड़े। तो नाउ द क्वेश्चन इज, दूसरा इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है, यानी मंदी चल रही है मार्केट में, अभी क्या करना है, मंदी को दोबारा से सही करने के लिए, यानी मार्केट को रिवाइव करने के लिए मनी सप्लाई को बढ़ाना है हमें। देखो जब महंगाई होगी, महंगाई है तो मनी सप्लाई को कम करना है, और जब मंदी है तो मनी सप्लाई को बढ़ाना है, और मनी सप्लाई सिर्फ आरबीआई ही बढ़ाएगा घटाएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। जो गवर्नमेंट के द्वारा मेजर्स होते हैं उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, और जो आरबीआई द्वारा होते हैं उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं मनी रिलेटेड, ओके। तो इंक्रीज करेगा मनी सप्लाई, तो इस पॉलिसी को बोलते हैं सर चीप मनी पॉलिसी या इजी मनी पॉलिसी, ठीक है। पैसा सस्ता हो गया, सस्ते में लोन मिल रहा है, कम ब्याज पे लोन मिल रहा है, ठीक है। चीप मनी पॉलिसी और इजी मनी पॉलिसी, अभी बताओ इतना समझ में आया, ये बेसिक बिल्कुल बेसिक चल रहा है। कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक पूछ लेना, पाजी
क्लियर है सर आपको? नया है पहली बार, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बता देना बीच में, शर्माना नहीं है आपने बिल्कुल, शर्मीले से लग रहे हो आप। आगे बढ़ो। हाँ, उसके बाद सर नेक्स्ट पॉइंट आता है सर लाइबिलिटी क्या होती है और एसेट्स क्या होते हैं? कोई बताएगा एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी क्या होती है? एनीवन? संपत्ति और दूसरा एक मिनट देवी जी को बताने तो दो। हाँ हाँ बोलो देवी जी। एसेट क्या होते हैं? सर संपत्ति। संपत्ति, ओके। और लाइबिलिटी? लाइबिलिटी आप बताइए मैम। सर एसेट्स वो होते हैं जो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं मनी। इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, बहुत सही जवाब दिया आपने। एसेट जो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। एसेट मतलब अब सपोज करो मेरे नीचे गाड़ी खड़ी है, वो मेरा क्या है? एसेट है। इजीली कन्वर्ट नहीं, जरूरी नहीं होता हर एसेट जल्दी कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब जो कन्वर्ट हो जाए कैश में। एसेट है, वो मेरी संपत्ति है। ये एसी क्या है? एसेट है, बेच दो इसको, 5-10 हज़ार जितने मिलेंगे, एसेट है ना, इसको बेच के पैसा आया, ठीक है। जो भी चीज़ प्रोडक्शन कर रही है या जिसको बेच के जो पैसा मिलेगा वो एसेट है, ठीक है। ये अंकुर अरोड़ा जी का ये इंस्टीट्यूट क्या है? एक एसेट है, ठीक है। ये लैपटॉप क्या है? ये एक एसेट है, ठीक है। और एक होती है सर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब देनदारी, ठीक है। अब मैंने भाई साहब से लोन लिया था, ठीक है, मैंने भाई साहब को चुकाना है, तो मेरे ऊपर भाई साहब लाइबिलिटी चढ़ गई, भाई साहब को देने मैंने पैसे, ठीक है, यानी कर्जा चढ़ गया, देनदारी जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो बैंक के भी एसेट होते हैं और लाइबिलिटी होते हैं। बैंक के एसेट क्या होंगे? बैंक के एसेट होंगे बैंक के लोन, उसी से तो कमाई करेगा वो। बैंक के एसेट क्या हुए? बैंक के लोन जो उसने दिए हुए हैं आगे, जो उसने बिजनेसमैन को दिए हुए हैं और किसी को, ठीक है। क्यों? जैसे बैंक ने लोन दिया, सपोज करो 1 करोड़ रुपए का बिजनेसमैन को, तो बिजनेसमैन इसको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो ये बैंक का क्या हुआ? एसेट हुआ, है ना, जाहिर सी बात है। अब बैंक की लाइबिलिटी क्या होगी? बैंक की लाइबिलिटी क्या होगी सर? अब सपोज करो जो हाउस होल्ड है उन्होंने कैपिटल दे रखी है अपनी, ठीक है, बैंक में, ठीक है, तो बैंक इनको इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो ये बैंक की क्या हुई? लाइबिलिटी, देनदारी होगी ना बैंक की, ठीक है। तो लाइबिलिटी बैंक की 2 तरह की होती है, ये समझेंगे कैसे। जैसे मैंने बताया कि लाइबिलिटी क्या होगी? डिपॉजिटर ने बैंक में पैसे जमा कराए और बैंक की देनदारी होगी उस डिपॉजिटर को, ठीक है ना। आप बैंक में आज 500 रुपये जमा करा के आते हो, अगले दिन निकाल सकते हो ना, अगर करंट अकाउंट है तो निकाल सकते हो, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है तो निकाल सकते हो, ठीक है। अगले दिन ही पर्ची ले लो कि भाई साहब जो कल 500 जमा कराए थे ना, ये दोबारा लेने आएंगे, तो बैंक ले लो भैया, ठीक है। तो 2 तरह की लाइबिलिटी होती है, 2 तरह की देनदारी होती है। एक होती है डिमांड लाइबिलिटी और दूसरी होती है टाइम लाइबिलिटी। डिमांड लाइबिलिटी मतलब कि आप मुंह उठा के कभी भी डिमांड कर सकते हो, आज आपने पैसे जमा कराए, 2 घंटे बाद निकाल सकते हो, ठीक है। वो किस अकाउंट में होता है? करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में और डिमांड ड्राफ्ट में, ठीक है। याद रखने 3 पॉइंट। लाइबिलिटी 2 तरह की होती है, डिमांड लाइबिलिटी, टाइम लाइबिलिटी। डिमांड लाइबिलिटी में कभी भी डिमांड कर सकते हो आप, ठीक है, नाम से क्लियर है ना, डिमांड कर सकते हो, आज पैसे जमा कराए। दूसरी रहती है टाइम लाइबिलिटी, यानी कि आपने आज पैसे जमा कराया तो कुछ पीरियड के लिए आपने वो फिक्स रहेगा वहाँ पे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, एफडी कराते हैं, सुना होगा, बहन की शादी के लिए, दादी की आंखों का ऑपरेशन, बेटी की शादी करानी है, 22 साल की हो जाएगी, तब तक 2 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा, सारा का सारा शादी में लगा देंगे, दूल्हा डांस करेगा, कितना पैसा आ गया, 100 करोड़, है ना। एफडी कराते हैं, सुना होगा आपने। एफडी होती है, एक आरडी होती है, आरडी रेकरिंग डिपॉजिट। एफडी में क्या होता है कि ना 5 लाख रुपए इकट्ठे जमा करा दिए, 5 साल की एफडी करवा दी, ठीक है। आरडी में क्या होता है? आरडी में होता है कि हर महीने फिक्स्ड अमाउंट कराना है, हर महीने सपोज करो आपने तय कर लिया कि भाई साहब मैं 10,000 रुपये जमा कराऊंगा। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? बार-बार, क्लियर है सर। उसके बाद है नेक्स्ट सर कैश सर्टिफिकेट, ये भी काइंड ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह होता है। एक होता है स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट आप सपोज करो अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम कर रहे हो ना, तो आपका ना हर महीने कुछ पैसे काटेंगे ताकि कल को आप भाग ना जाओ,
ठीक है, तो स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट उसको बोलते हैं, ठीक है। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि बैंक की डिमांड लायबिलिटीज ज़्यादा होनी चाहिए या टाइम लायबिलिटीज ज़्यादा होनी चाहिए? टाइम लायबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों सर? बैंक को फायदा क्योंकि बैंक को फायदा ना, ज़्यादा समय तक उसके पास पैसा रहेगा और ज़्यादा समय वो लोन दे सकता है। डिमांड का तो पता ही नहीं कि दीदी ने सुबह 500 रुपये जमा कराए, 1 घंटे बाद दीदी फिर पहुंच गई कि मेरे को याद आ गया आटा तो लेना भूली कि मैं बैंक पैसे वापस दे दूँ, है ना। तो बैंक को किस में फायदा है? टाइम लायबिलिटी में। तो ये आपने याद रखना है, ये चीज नोट कि बैंक की जो डिमांड लायबिलिटी है ये ऑलवेज लेस देन बैंक टाइम लायबिलिटी, ठीक है। क्योंकि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट और पब्लिक के लिए भी टाइम डिपॉजिट कराना ज्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में उसको लगभग 0% इंटरेस्ट मिलता है, ज्यादा ब्याज नहीं मिलता, है ना। तो देयरफॉर पब्लिक इज इंटेलिजेंट, सो दे पुट मैक्सिमम मनी इन द आरडी और एफडी फॉर्म। क्लियर है सर? यस सर। है ना। सेविंग अकाउंट में तो कहीं तुम्हारे को मुनाफा मिलेगा कि 500 सुबह जमा कराए तो शाम तक ये तो नहीं कि 5000 हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। ये समझ आया? एसेट और लायबिलिटी, बैंक के एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो नोट जॉट डाउन कर सकते हो और जो इसमें लिखा है वो कर लो। जो बाकी कुछ रह जाएगा तो फिर आप लोग उसमें आपको पीपीटी सेंड कर दी जाएगी ग्रुप में, ये जॉट डाउन कर लो। तो आगे चलते हैं हम लोग। स्लाइड क्या? अरे ज़्यादा आगे चल गए, 2 बोतल ले आना, पानी की लाना। हो गया डन? नहीं तुमसे पूछ रहा, वो देवी हो गया। अरे वाह देवी जी, आ जाओ फिर दे दो टेस्ट, वो शीट मेरे को दे दो, आ जाओ इनको बच्चों को ज्वाइन करो। बहुत ही बढ़िया, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ थी, क्योंकि ना इसमें क्या होता है ना, जो स्पेशली सीसेट वाले में होता है कि बंदे को सोचना पड़ता है, मैं ये इस पेपर में क्या सोचना, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आज ऐसे कहानियां पाने से। और चिटिंग मत मारना, तो मैं कसम होगी। अपना नाम लिख देना टेस्ट पे और अपना बैच का वो लिख देना। ये कर दूं? कर शना आगे करना, इसको स्लाइड को आगे करना। पीछे बच्चे बैठे हुए वेट कर रहे होंगे वो वाली स्लाइड कब आएगी जिसमें आंसर। हाँ तो बैठ अभी आने वाला, जब तक बैठ जाओ। तो रेकरिंग डिपॉजिट मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, इज अ स्पेशल काइंड ऑफ टर्म डिपॉजिट ऑफर्ड बाय अ बैंक इन इंडिया व्हिच हेल्प पीपल विद सैलरीड इनकम्स टू डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट ईच मंथ, हर महीने 10,000, ठीक है, एंड अर्न एन इंटरेस्ट व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द इंटरेस्ट ऑन एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। द मिनिमम पीरियड ऑफ एन आरडी इज 6 मंथ एंड मैक्सिमम इज 10 ईयर। 6 महीने की आरडी होती है और मैक्सिमम 10 साल की, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है। एफडी मैंने आपको बता ही दिया यार, फिक्स्ड अमाउंट आपको अ सर्टेन अमाउंट इज पुट इन, द अमाउंट अर्न इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन इंटरेस्ट इट अर्न टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। सपोज करो 3 साल की एफडी है, 3 साल बाद तोड़वाओगे तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और ऑन मैच्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट जो आपने जमा कराया था, सपोज करो 5 लाख की एफडी कराई थी, प्लस इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको, ब्याज मिल जाएगी। इंटरेस्ट अर्न इज पेड बैक टू द डिपॉजिटर। क्लियर है सर? नेक्स्ट चलेंगे सर। हाँ उसके बाद नेक्स्ट आती है सर टर्म हमारी एनडीटीएल, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ये क्या होती है? एनडीटीएल क्या होती है? एनडीटीएल यूज कहाँ होती है? एनडीटीएल यूज होती है सर, अभी आगे आपको बताया जाएगा, कैश रिजर्व रेशो होती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होती है। एनडीटीएल क्या होती है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ये समझो पहले कि ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। सपोज करो कुछ डिपॉजिटर्स आए
उन्होंने बैंक में जमा कराए 120 करोड़ रुपए, ठीक है, और कुछ डिपॉजिटर आए, उन्होंने बैंक में से विड्रॉ करे 20 करोड़, ठीक है, और यानी बैंक के पास कितने पैसे बचे? बैंक के पास 100 करोड़ बचे। तो ये जो 100 करोड़ बैंक के पास बचे हैं, इसको क्या बोलते हैं? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, दैट इज NDTL, ठीक है। ये कब कैलकुलेट होता है? हर फोर्टनाइट को, शुक्रवार, यानी हर 14 दिन बाद, 15वें दिन, ठीक है, 15th दिन, हर 14 दिन बाद, फोर्टनाइट फ्राइडे, फोर्टनाइट बोलते हैं 14 दिन, ओके, याद रखना। तो ये इसका यूज कहाँ होता है? ठीक है, सपोज करो एक होती है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, इसमें क्या होता है कि बैंक को कुछ पैसे रिजर्व रखने होते हैं, किसके पास? RBI के पास, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए NDTL यूज होती है। फॉर एग्जांपल RBI ने कहा कि भैया कैश रिजर्व रेशियो 4% है, ठीक है, तो 4% ऑफ क्या हो जाएगा? NDTL, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। हर बैंक की अलग अलग होगी, ठीक है ना, किसी बैंक का बिजनेस अच्छा चल रहा है, किसी का बेकार चल रहा है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो सारे बैंकों पे लगती है? जी हाँ, सभी बैंकों पे लगती है, ठीक है। बैंक गेन नो प्रॉफिट ऑन CRR, ये पॉइंट जरूर याद रखना, बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं मिलता सर कैश रिजर्व रखने का, किसके पास? RBI के पास, ठीक है। ये बैंक कुछ पैसे RBI के पास रिजर्व रखता है, ठीक है, इसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और ये कैसे निकलती है? सपोज करो RBI ने बोला 4% है, तो 4% ऑफ NDTL, और बैंक के NDTL क्या हुए? डिपॉजिट माइनस विड्रॉल, ठीक है, वो NDTL आ जाएगा। और कब कैलकुलेट होता है? हर फोर्टनाइट फ्राइडे को, ये चीज ध्यान रखें। SLR क्या होता है सर? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट अभी आपको एक खाली ओवरव्यू सा दे रहा हूँ, ठीक है। SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फॉर एग्जांपल 22% है SLR, RBI ने कहा 22% है,